Hello guys, welcome to Sampurna IAS. Today is day 3 of our 30 days challenge of important articles of Indian Constitution. आज हम बात करेंगे पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक है। अब ये फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्पायर्ड है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जिसे बिल ऑफ राइट के नाम से जाना जाता है, वहीं से इंस्पायर्ड हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हम जो भी सिटीजन्स हैं या फिर जो भी और पीपल हैं उनको कुछ राइट्स दिया है। वो राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स। इसीलिए पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। हम बात करते हैं इन फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे सभी के लिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंश्योर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकलकेट किया है फंडामेंटल राइट्स को। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट, वहीं पार्ट 4 में है डीपीएसपी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फंडामेंटल राइट का उद्देश्य पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने का है, वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ट्राई करते हैं सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के। अब अगला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स ही क्यों कहते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है इनको फंडामेंटल राइट्स कहने का वो ये है कि ये जो राइट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन चूँकि हमारे देश का फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है, ये एक रीज़न है इन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स कहने का। दूसरा रीज़न इन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स कहने का ये है कि ये जो राइट्स हैं वो ऑल अराउंड डेवलपमेंट इंश्योर करते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग का, बी इट मटीरियलिस्टिक, बी इट स्पिरिचुअल और एनी अदर टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो इन सारी चीज़ों डेवलपमेंट्स को इंश्योर करते हैं ये राइट्स, इसीलिए इनको फंडामेंटल राइट्स कहा गया है। अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसमें से जो 6th वाला हमारा फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के बाद से उसको फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बना दिया गया, और अभी वो हमारे पार्ट 12 में आर्टिकल 30A के फॉर्म में लीगल राइट के रूप में अभी मौजूद है। तो ये अभी जो ओरिजिनली हमने बताया कि 7 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स थे, एट प्रेजेंट इनकी संख्या 6 है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं इन फंडामेंटल राइट्स के। वैसे तो इन फंडामेंटल राइट्स के बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है इन फंडामेंटल राइट का वो ये है कि ये जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल का मतलब ये कि अगर कभी भी किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है तो वो हाईएस्ट कोर्ट में अपना अपील कर सकता है। दूसरा, ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि क्वालिफाइड है, मतलब कभी कभी इन फंडामेंटल राइट्स को कर्ब भी किया जा सकता है। तीसरी बात ये है कि ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो सैक्रोसेंट नहीं है, मतलब इसमें चेंजेस पॉसिबल है। इन फंडामेंटल राइट्स में भी चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन इन चेंजेस करने के दौरान जो चीज़ ध्यान में रखनी होगी वो ये कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट ना कर रहे हों। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो ये है कि पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। चूँकि जो ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं ये स्टेट की आर्बिट्ररी अथॉरिटी से प्रोटेक्ट करने के लिए दिए गए हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इनलिस्टेड फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें से कई ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो स्टेट के लिए अवेलेबल तो हैं ही, साथ ही साथ प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट में भी अवेलेबल हैं। जैसे आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो अनटचेबिलिटी की बात करता है, वो प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी हमको प्रोटेक्ट करता है। ऐसे ही जो लास्ट फीचर है हमारे फंडामेंटल राइट का वो है सिटीजन वर्सेस पर्सन। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं इसमें पूरे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं है, बहुत ही सेलेक्टिव रूप से वो केवल सिटीजन ऑफ कंट्री के लिए अवेलेबल हैं। जैसे अगर कोई इंसान जो दूसरे टेरिटरी से इंडिया में आया है, दूसरे कंट्री का रहने वाला है, तो उसके पास ये टोटल जो फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे, बल्कि कुछ ही ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो उनके लिए अवेलेबल हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इस पूरे फंडामेंटल राइट की जो जर्नी है, इस फंडामेंटल राइट में जो ये राइट्स हमको मिले हैं ये स्टेट के अगेंस्ट में मिले हैं। तो इस फंडामेंटल राइट के डिस्कोर्स को शुरू करने से पहले हमको ये समझना होगा कि आखिर स्टेट क्या है। तो आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट को ही डिफाइन किया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे स्टेट जो है वो गवर्नमेंट प्लस पार्लियामेंट ऑफ सेंट्रल लेवल
गवर्नमेंट प्लस लेजिस्लेचर एट स्टेट लेवल, और लोकल अथॉरिटीज़ जैसे पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और भी ऐसे बहुत सारे चीज़ मिलके एक स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बताया है अपने जजमेंट में कि प्राइवेट बॉडी जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रही हैं उनको भी हम स्टेट के एम्बिट में ही मानते हैं। आर्टिकल 12 के अंदर जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है, जो स्टेट का डेफिनेशन है, वो बहुत ही ब्रॉड है और ये एक डायनामिक डेफिनेशन है। इसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग जजमेंट के माध्यम से इसमें अलग अलग संस्थाओं को भी इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 12 जो है उसके अंदर जो स्टेट का डेफिनेशन है वो स्टैटिक नहीं है और अलग अलग जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के वजह से उसको एक्सपेंड किया जाता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि अगर कोई भी लॉ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है या फिर बाद में पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जा रहा है या फिर किसी भी ऐसे संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है और वो अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है तो वो नल एंड वॉइड होगा। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और या फिर जो भी हमारे कोर्ट्स हैं उनके पास पावर दी गई है। अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू और अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू। ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 में ये भी मेंशन था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं वो लॉ नहीं है, इसलिए उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाद में केबीसी जो मैंने एक्रोनिम से एक यूज़ किया है, केशवानंद भारती केस 1973, इसमें बताया गया कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हैं उनको भी चैलेंज किया जा सकता है अगर वो वायलेट करते हैं फंडामेंटल राइट को। तो इन दो आर्टिकल्स में बेसिकली जो हम पूरे आगे की फंडामेंटल राइट की जर्नी को कवर करेंगे उसके बारे में एक ग्लिम्स है, जहां आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है, वहीं आर्टिकल 13 ये बताता है कि कोई भी लॉ अगर इनकंसिस्टेंट है हमारे फंडामेंटल राइट से तो वो नल और वॉइड माना जाएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप फॉलो करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।